हाँ जी, तो आपका डे 31 तैयारी का लेक्चर 2 इंडियन सोसाइटी का। आज हम लास्ट लेक्चर में भी कर रहे थे स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, आज उसका है पार्ट 2। ठीक है। आज जो हमने डिस्कशन करनी है, देखो आज हमने अलग अलग आपको मैं ग्राफ्स फैक्ट्स उनके थ्रू स्टडी करवाऊंगा ताकि आप उन चीज़ों को मेंस के अंदर यूज़ कर सकें। ठीक है, एज इट इज़ आप एज अ ग्राफ या उसके फिगर्स भी यूज़ कर सकते हैं और उन्हें यूज़ कर कैसे करना है मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। स्टार्ट करते हुए सबसे पहले लेटेस्ट डेटा, लेटेस्ट देखो गवर्नमेंट के डेटा 2-2 साल पुराने भी उन्हें भी लेटेस्ट ही कंसिडर करते हैं वो जब भी आते हैं। ठीक है। तो ये आपके 2021 के डेटा है। आपके नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कंडक्ट करवाया था, उसका 5th इशू आपके रिलीज हुआ था 2021 और 2022 के स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका सर्वे रिलीज हुआ था, तो लेटेस्ट चीज़ें यही हैं। ठीक है, तो काफ़ी काफ़ी सालों बाद ये ऐसे सर्वेज आते हैं, तो काफ़ी डिटेल्ड सर्वे था, इस कारण ये हमें काफ़ी चीज़ों में मदद करेगा। देखो यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्स और फिगर्स हैं जो हम पेपर में डायरेक्टली कभी भी आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। एक तो हमें वुमेन की कंडीशन का पता चलेगा और लेट्स सपोज कोई भी वुमेन के ऊपर क्वेश्चन आता है। अब देखो वुमेन के ऊपर कैसे-कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उनकी एम्पावरमेंट का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकते हैं, उनकी एजुकेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकते हैं, वुमेन की पॉलिटिक्स में या टॉप पोजीशंस में क्या पार्टिसिपेशन है, उसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ऐसे अलग-अलग स्फीयर्स में आप जब भी कोई पॉइंट लिख रहे होगे, देखो पॉइंट लिखते हुए अगर आप बीच में कोई फैक्ट कोट कर पाओ ना और विद सोर्स के ये फैक्ट कहाँ से लिया है, जैसे मैंने आपको ये बताया ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का फैक्ट है ये। तो अपने आप ही आपके जो नंबर हैं वो ज़्यादा आने के चांसेस अपने आप बढ़ जाते हैं क्योंकि आप एग्ज़ैक्ट अपने पॉइंट को विद फैक्ट सपोर्ट भी कर पा रहे हो। ठीक है, तो इस कारण ये चीज़ें। अब ये जो फैक्ट हैं, देखो सबसे पहले वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। ये जो सर्वे है इसने 15 टू 49 ईयर्स की वुमेन को कंसिडर किया है। ठीक है? और 2015 में क्या स्टेटस था और अब 2020-21 आते हुए क्या स्टेटस हो गया है, इसे कंपेयर किया। सबसे पहले पार्टिसिपेशन ऑफ मैरिड वुमेन इन हाउस होल्ड डिसीजन। जब भी घर के फैसले लिए जाते हैं, कितने परसेंट चांस है कि जो आपके वुमेन हैं उनसे कोई सलाह ली जाएगी, उन्हें भी डिसीजन में शामिल किया जाएगा। देखो इसमें ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हुई है। 2015-16 में सिर्फ 73% वुमेन से पूछा जाता था घर पे अगर कोई फैसला लेना है, अब वो 92% हो गया। इक्वालिटी होगी जब आपके डिसीजन मेकिंग में 100% वुमेन हो जाएंगी, यानी कि हर फैसले में वुमेन से पूछा जा रहा है। ये ऑलमोस्ट अब 92% तक पहुंच गया है, तो ये ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी का लिबरल साइड दिखाता है। हमेशा सोसाइटी के कभी भी आंसर लिखने हैं, आंसर हमेशा याद करो, आपके आंसर ना हमेशा बैलेंस्ड होने चाहिए। यानी कि एक तरफा झुकाव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी बारे सब कुछ बुरा ही लिखी जा रहे हो कि हो कुछ नहीं हो सकता, सोसाइटी का ये है वो है वो। बैलेंस आंसर तो उसके अंदर आप एज अ पॉजिटिव साइड भी दिखा सकते हो कि देखो धीरे धीरे वुमेन की पार्टिसिपेशन बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं, हमारे जो लिटरेसी के एफर्ट्स हैं, उस सारी चीज़ों से थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, और उसका सपोर्टिंग फैक्ट लिख दो कि 2015 में डिसीजन मेकिंग, हाउस होल्ड डिसीजन मेकिंग में सिर्फ 73% थी, जो अब बढ़ के 2020-21 में 92% हो गया, और उसके ब्रैकेट में बस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ऐसे शॉर्ट में लिख देते होते हैं 5 ऐसे करके, तो अपने आप ही एग्जामिनर को समझ आ जाएगा अच्छा आप कहाँ से कोट कर रहे हो इस चीज को। ठीक है। अब अम, कितने परसेंट वुमेन पिछले 12 महीने में जॉब कर रही थी जिन्हें कैश में पेमेंट मिली है। ठीक है, मतलब उन्हें कोई सैलरी मिली है किसी भी तरीके की। तो इसमें भी इम्प्रूवमेंट आई है, 21% पहले था उसमें 24%। ठीक है, तो ये क्या है, देखो ये एक और इंडिया की एक और फिगर है कि हमारे इंडिया में पहली बात तो जब भी वुमेन की पे की बात आती है, सैलरीज की बात आती है, यहाँ पे दो फैक्ट आपको नोटिस करवाने, ये मैं आगे जाके भी दिखाऊंगा। सबसे पहला फैक्ट है कि हमारे इंडिया में नहीं, ये सारी दुनिया की फैक्ट है कि वुमेन को ना जब भी वेज पैरिटी की बात आती है, एग्जैक्ट आपको वर्ड बता दूं, वेज पैरिटी का मतलब होता है अगर मैं दोनों में बराबरी करूं कि सेम काम की, सेम वर्क
जो होना वैसे आइडली चाहिए, सेम वर्क सेम वेज या सेम पे लिख लो, थोड़ा-सा ऊपर से अलग हो जाता है, ठीक है? सेम वर्क सेम पे। यानी कि अगर एक मेल है और एक फीमेल है, अगर उन दोनों ने काम सेम किया है, उन्हें ऑब्वियसली पेमेंट सेम मिलनी चाहिए, जो सेंसिबल भी लगता है। पर ये सारी दुनिया में अभी भी इस चीज़ की डिस्पैरिटी पहली बात तो एग्ज़िस्ट करती है कि मेल्स को सैलरीज़ ज़्यादा मिलती हैं फीमेल्स के लिए फीमेल से सेम काम के लिए भी। और ये आपके इवन मनरेगा के अंदर भी पॉइंट आउट हुआ है। इवन मनरेगा जो आपकी गवर्नमेंट की स्कीम है, उसके अंदर भी ये आपकी फैक्ट फाइंडिंग निकल के आई है कि मनरेगा के अंदर भी मेल्स को ज़्यादा पेमेंट मिल रही है कंपेयर टू फीमेल्स, ठीक है? तो वहाँ पे भी इवन गवर्नमेंट स्कीम के अंदर ये डिस्पैरिटी है। गवर्नमेंट नहीं कर रही ऑब्वियसली, जो उसे ग ग्राउंड लेवल पे चला रहे हैं, जो वेजेस रिकॉर्ड कर रहे हैं, नंबर ऑफ आवर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, उन्होंने इस तरीके से मेजरमेंट ली है, पर वो ही कहीं न कहीं ये फ़र्क दिखाता है, ठीक है? अब कितने परसेंट आपकी वुमेन है और सैलरी का दूसरा कंपोनेंट, सॉरी मैंने आपको बताना था। देखो एक ना वुमेन के लिए ऊपर हमेशा एक चीज़ बोली जाती है, डबल बर्डन, जो वो वर्किंग वुमेन है ना, डबल बर्डन ऑफ वर्क होता है उनके ऊपर। इसका क्या मतलब है? देखो, वुमेन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपना घर भी सँभाल लें, यानी कि जितनी हाउस होल्ड ड्यूटीज़ हैं, फैमिली को सँभालना, टेक केयर करना, ठीक है, उनके खाने का ध्यान रखना, हर चीज़, वो भी उनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं। और दूसरी साइड अगर वो जॉब करने लगी हैं, हम जॉब की एक्सपेक्टेशंस भी हैं उनके ऊपर, तो उनके ऊपर एक्चुअली डबल बर्डन आ जाता है, जो मेल्स के ऊपर नहीं आता, ठीक है? और दूसरा, जब वो हाउस होल्ड का काम कर रही है, देखो वो काम तो सारा दिन कर रही है, लेट्स सपोज़ कोई हाउस वाइफ भी है, घर पे रहती है, पर वो काम तो सारा दिन ही कर रही है ना, स्टिल उसे उस चीज़ के पैसे थोड़ी मिलते हैं, पेमेंट थोड़ी मिलती है। तो अपने आप सारा काम जो उन्होंने किया है वो कहीं पे भी इकोनॉमिक्स में काउंट नहीं होता, उनकी उस चीज़ की वैल्यू खत्म हो जाती है। तो यही चीज़ यहाँ पे पॉइंट आउट की गई। अब उसके बाद वुमेन ओनिंग अ हाउस और लैंड, कितने परसेंट वुमेन आपके हाउस या लैंड ओन करती हैं? चाहे वो अकेली ओन करती हो, चाहे अपने हस्बैंड या फैमिली में किसी के साथ जॉइंटली ओन करती हो। ये अब जो फिगर है ये डिक्लाइन हुई है, इस चीज़ को भी याद रखना। तो ये नेगेटिव साइड पे यूज़ कर सकते हो। देखो वुमेन एम्पावरमेंट में एक नेगेटिव चीज़ है कि हमारे यहाँ पे वुमेन प्रॉपर्टी कम ओन करती हैं। पहले 2015-16 में 34.9% वुमेन के पास कोई ना कोई प्रॉपर्टी थी, ठीक है? हाउस था, कोई लैंड था। अब वो सिर्फ 22.7% रह गए। तो वुमेन ने कहीं न कहीं या तो उनकी प्रॉपर्टी मेल्स को ट्रांसफ़र कर दी है या उन्होंने उन्हें सेल ऑफ करनी पड़ेगी। तो कहीं न कहीं उनके पास जो एक सी लैंड हाउस होना क्या होता है, तुम्हारे पास एक फाइनेंशियल फ्रीडम रहती है, ठीक है? तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम उतनी कम हो गई है इससे। तो ये चीज़ इस चीज़ को पॉइंट आउट करता है, मतलब ये जो चीज़ है वो इस चीज़ को पॉइंट आउट करेगा, ठीक है? अब इससे आगे बढ़ते हुए अब इससे आगे बढ़ते हुए जो अगली चीज़ है, वो है कि कितने वुमेन जो हैं, उनके पास बैंकिंग या सेविंग अकाउंट है और जिसे वो यूज़ करते हैं। तो अब इसमें पॉजिटिव ट्रेंड ये है कि वुमेन अब बैंक से ज़्यादा जुड़ने लग गई हैं। वुमेन का बैंक से जुड़ने से क्या होगा? देखो, जब भी आप बैंक से जुड़ते हो ना, इसका एक पूरा डिटेल्ड एग्जांपल भी दूँगा, पहले एक चीज़ समझा दूँ। बैंक से जुड़ने से क्या होगा, अगर लेट्स सपोज़ कोई भी अपने सेविंग अकाउंट में लगातार पैसे डाल रहा है, ठीक है? हर महीने सेम अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। ये एक तरीके से उनका फाइनेंशियल रिकॉर्ड बन रहा है। अगर इन्हें कभी भी फ्यूचर में जाके कोई भी लोन उठाना पड़ेगा, उनके पास एक पेपर वर्क रेडी है कि कम से कम ये इतना तो हर महीने पे कर ही पाएँगी, क्योंकि अगर जितनी सेविंग कर रही है उसका लेट्स सपोज़ 15-20% तो वो हर हर महीने दे ही पाएँगी। तो जितनी इंस्टॉलमेंट्स बन सकती हैं उसके मुताबिक लोन उन्हें सैंक्शन हो पाएगा। तो उन्हें जो आपके मन नहीं लेना पड़ेगा, प्रॉपर जगहों से लोन मिल जाएगा, बैंक से लोन मिल जाएगा। बैंक्स को पेपर वर्क ही तो चाहिए होता है।
पेइंग कैपेसिटी तो देखनी है उन्होंने। अगर उन्हें पेइंग कैपेसिटी दिख रही है, तो अपने आप ही सारा का सारा काम उनका आसान हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस देखो, गवर्नमेंट ने एक आपके काफ़ी टाइम से एक इनिशिएटिव करने की कोशिश कर रही है। हम आपकी जितनी भी रूरल वुमेन है ना, क्योंकि रूरल एरियाज़ में कई वुमेन के पास छोटी-मोटी स्किल्स ऑलरेडी होती हैं और थोड़ी बहुत ही आप एनहांस करके, उन्हें कुछ मशीनरी सिखा के, कुछ ना कुछ करके और स्किल्स को एनहांस कर सकते हो। अगर उनकी जो भी स्किल्स हैं, अगर मैं उन स्किल्स को यूज़ में लेके आऊँ, वो अपना खुद का कोई ना कोई बिज़नेस शुरू कर सकती हैं। पर अब 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो उनके पास कोई ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं है कि इस चीज़ को बेचना कैसे है। दूसरा, बनाने की कैपेसिटी कैसे बनेगी? तो सरकार क्या करने की कोशिश कर रही है, ठीक है? इन्हें एक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में डालने की कोशिश कर रही है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं? देखो, हम एक वुमेन का ग्रुप बना देते हैं जिसमें मल्टीपल वुमेन होंगी। उन सबको हम ये बोलते हैं, एक तो देखो वो एक साथ मिलके काम कर सकेंगी, तो बिज़नेस सबका होगा, सब मिलके कंट्रीब्यूट करेंगे और जितना वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके मुताबिक उन्हें पेमेंट मिलेगी, तो हर कोई पार्टिसिपेट करेगा। उसके बाद ये सारे के सारे एक साथ पैसा भी पूल कर सकते हैं, मनी भी एक साथ इकट्ठी कर सकते हैं। जिसके कारण क्या होगा, अगर इनके किसी एक मेंबर को पैसा चाहिए तो उसे भी खुद भी अपने आप में भी लोन दे सकते हैं, इन्हें बैंक भी जाने की ज़रूरत नहीं। या यही पैसा ये एक अकाउंट सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पे खोल के बैंक में रखेंगी तो उसका भी एक रिकॉर्ड बनने लग जाएगा। और बैंक्स को भी ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है जब एक सिंगल वुमन लोन लेने जाएगी, जिसका पहले कोई फाइनेंशियल रिकॉर्ड नहीं रहा, वो अकेली लोन लेने जाएगी, बैंक थोड़ा-सा हेजिटेट होगी कि अकेली भर पाएगी या नहीं। पर जब एक सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है ना, बैंक हमेशा तब ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है कि क्योंकि जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सबको मिलके आपके लोन चुकाना है। तो कहीं न कहीं बैंक भी ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है कि हाँ, एक साथ तो मिलके चुका ही देंगी। और अगर कोई मेंबर नहीं परफ़ॉर्म कर रहा, यानी कि कोई मेंबर अपना लोन नहीं दे रहा, तो बाकी मेंबर्स उसके ऊपर अपने आप ही दबाव बनाएँगी कि वो अपने हिस्से का पैसे भरे। तो बैंक की रिकवरी भी बढ़ जाती है। तो बैंक्स इस चीज़ में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं कि किस तरीके से अ अ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की ज़्यादा मदद कर सकें, क्योंकि ये पैसा रिकवरी का चांसेस यहाँ से बढ़ते हैं हमेशा। और सरकार भी इनकरेज कर रही है। बैंक्स का एक सेक्शन होता है, हम इकोनॉमी में पढ़ेंगे, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का मतलब है कि ऐसे कुछ बैंक्स को ना आपके बोला जाता है कि देखो, आपने जितने भी साल में लोन देने हैं, उसमें से अराउंड, जस्ट ये चेंज हो सकती है कभी भी नंबर, तो अराउंड लेट्स सपोज 25% जो आपने लोन है, ये ऐसे सेक्टर्स को देने हैं जिनकी लिस्ट बैंक ने दी हुई है। इनमें से किसी को भी 25% आपके लोन लेने चाहिए। जैसे आपके किसान हो गए, उन्हें लोन दो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, ताकि ये लोग देखो, बाकी 75% आप बाकियों को बाँट रहे हो, ठीक है। इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ एक्सेस करने की कमी है। तो अगर सरकार इनकी इस चीज़ में हेल्प कर पाए, ये लोग भी आगे तरक्की कर पाएँगे। इस कारण सरकार बैंक्स के ऊपर प्रेशर बनाती है, इनकी मदद करो। नेक्स्ट, वुमेन हैविंग अ मोबाइल फ़ोन दैट दे देमसेल्व्स यूज़। तो ये भी बढ़ गया है, यानी कि वुमेन अब पहले से ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने लग गई हैं, ठीक है? पहले सिर्फ 66% वुमेन के पास अपने खुद का मोबाइल फ़ोन था। नहीं तो वो अपने हस्बैंड या किसी और फैमिली मेंबर के फ़ोन को यूज़ करके अगर कहीं कॉल करनी है, तो 73.8% के पास अपना खुद का फ़ोन है। तो उनके पास एक तरह से इस चीज़ की भी फ्रीडम भी बढ़ गई, और दूसरा, आजकल जैसे-जैसे स्मार्टफ़ोन अब बढ़ते जाएँगे, इसी चीज़ से हमारा इंटरनेट पेनिट्रेशन भी बढ़ जाएगी। इंटरनेट पेनिट्रेशन का मतलब है कितने लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, ये भी इंडिया में बढ़ता जाएगा। देखो, इसका एडवांटेज क्या होगा, कोई भी पर्सन कहीं पे भी बैठ के कोई भी रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है, कोई भी रिसोर्स सेल आउट कर सकता है, कोई भी चीज़ वो नेट पे सर्च करना चाहता है, वो कर सकता है। तो ये जो है, ये इंटरनेट पेनिट्रेशन जितनी बढ़ती जाएगी, हमारा इंडिया मतलब उतना डिजिटल होता जाएगा ऑब्वियसली, और उतनी कमाइयाँ भी बढ़ेंगी वुमेन की, ठीक है? अब न्यूट्रिशनल स्टेटस देखें सेम ग्रुप में।
देखो कितने परसेंट वुमेन इंडिया में हैं जिनकी बॉडी मास इंडेक्स बेसिकली मेजर किया जाता है कि आप कितने फिट हो, यानी कि कितना आप, या तो अगर इससे कम हुए तो आप अंडर न्यूट्रिशन हो, या इससे ज़्यादा हुए तो आप ओवरवेट हो, ओबीस हो, तो इस तरीके से आप देखा जाता है। तो बॉडी मास इंडेक्स जो है, कितने परसेंट वुमेन हैं जो बिलो नॉर्मल है, यानी कि जो जिनमें न्यूट्रिशन की कमी है। तो ये लॉन्ग टर्म में रिड्यूस हुआ है। हाँ, 2015 में 14.9% था, अब ये 10 हुआ है। तो सरकार की जो योजनाएँ हैं, ठीक है? आपका पोषण अभियान हो गया, या आपका जो अ, प्रेग्नेंट वुमेन को मटरू वंदना योजना में दिया जा रहा है। मटरू वंदना, प्रधानमंत्री मटरू वंदना योजना। ऐसी स्कीम में आपके सारे प्रेग्नेंट वुमेन को किश्तों में टोटल 6,000 रुपए दिए जाते हैं, ताकि वो अपने ऊपर खर्चा कर सकें और ज़्यादा बेटर न्यूट्रिशन कंज़्यूम कर सकें, ठीक है? उसके अलावा आपके जो सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट चला रही है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का एक्ट है। इसके अंडर हम सब्सिडाइज़ रेट्स पे गरीबों को राशन दे पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर जितनी भी पुअर फैमिलीज़ हैं, अगर उन्हें राशन मिल रहा है सब्सिडाइज़ रेट पे, तो वहाँ पे अब वुमेन भी ज़्यादा बेटर खाना खा पाएँगी, ठीक है? तो इस कारण ये बेनिफिट हो रहा है। नेक्स्ट, मेन की अगर बात की जाए, इसके कंपैरिज़न में अगर मेल्स की बात की जाए, जो बिलो नॉर्मल है वो 9.1 है। तो अब ये फ़र्क जो है पहले से कम हो गया है। देखो पहले तो मेल का फीमेल से भी ज़्यादा था। बस अब ये फ़र्क एक और यहाँ पे चीज़ नोटिस करोगे कि मेल्स की रिकवरी ज़्यादा हुई है। यानी कि जो सरकार की स्कीम्स हैं, ऑब्वियसली वो पुअर के लिए हैं, तो उसके अंदर मेल्स भी खाना खाएँगे, फीमेल्स भी खाना खाएँगी। तो उसके अंदर मेल्स ने ज़्यादा जल्दी रिकवर की, यानी कि अब मेल्स जो हैं वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हैं कंपेयर टू फीमेल्स, ठीक है? पॉज़िटिव ये है कि दोनों में रिकवरी हुई है। तो देखो अब पेपर में क्या होता है, जब अब ऐसे मल्टीपल फैक्ट्स आते हैं, अब आपके पास ऑप्शन है कि आप कैसे यूज़ करना चाहते हो, ठीक है? आप अ, लेट्स सपोज़ अगर आपको कोई पॉज़िटिव सेंस में दिखाना है फैक्ट, आप सिर्फ़ ये बता सकते हो कि वुमेन जो बिलो अ, बॉडी मास इंडेक्स थी, अब वो पहले से कम हो गई है, ठीक है? पर अगर वहीं पे अगर आपने ये दिखाना है कि मेल और फीमेल में अभी भी डिस्पैरिटी है न्यूट्रिशन को लेके, तो आप ये दिखा सकते हो कि देखो दोनों में रिडक्शन आई है, पर मेल्स में ज़्यादा तेज़ आई है। तो फैक्ट आप वैसे ही पेपर में लिखोगे, जैसे आप उसे यूज़ करना चाहते हो। तो इस चीज़ को एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है कि जितने फैक्ट हैं, इसे आपने पेपर में से तो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ इन चीज़ों को अच्छे से याद रखो, और इसी तरीके से, क्योंकि आंसर राइटिंग अल्टीमेटली यही है। तो इस चीज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब इंडिया में कितनी वुमेन हैं जो ओवरवेट या ओबीस हैं? देखो हमारे यहाँ पे वुमेन में अब एक और प्रॉब्लम बढ़ने लगी है, हमारे वुमेन की ओबेसिटी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है? मेल्स में ओबेसिटी इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही। मेल्स कंपैरेटिवली कम ओबीस हैं, वुमेन ज़्यादा ओबीस हैं, ठीक है? तो हमें इस साइड पे, एक साइड पे तो हमने न्यूट्रिशन बढ़ाना है, दूसरी साइड पे जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, उसे भी कम करना है। तो ये दोनों चीज़ें हमने एड्रेस करनी है, ठीक है? उसके बाद देखो जो लोगों का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता था, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का मतलब है तो आपको अपनी जेब से कितना खर्च करना पड़ेगा। अगर कोई भी पर्सन सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाने जा रहा है, आउट ऑफ पॉकेट आप प्राइवेट के लिए भी यूज़ कर सकते हो। पर यहाँ पे पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी के लिए ऑब्वियसली स्पेसिफिकली लिखा है। तो अगर कोई भी अपने बच्चे की डिलीवरी के लिए एक पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी यूज़ करता है, उनका खर्चा कितना पड़ेगा? तो ये सरकार ने एक पॉजिटिव स्टेप, देखो इसे भी सब्सिडाइज़ किया हुआ है, क्योंकि 2015 में और ऑब्वियसली इन्फ्लेशन भी कितनी बढ़ गई है, ठीक है? तो इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद भी हमने प्राइस गिराई है, यानी कि जो पर्सन को 2015-16 में 8,518 रुपीज़ खर्चने पड़ रहे थे, अब वो सेम पर्सन को 2,548 खर्चने पड़ेंगे। तो ये इम्प्रूवमेंट बहुत बड़ी है, ठीक है? तो ये छोटी-मोटी दवाइयों का, ऐसी चीज़ों का खर्चा रह गया, बाकी कुछ नहीं।
अब ये 2 डेटा पहले नहीं लिए थे, इसी कारण ये नॉट एप्लीकेबल में है, पर इसका लेटेस्ट फिगर आप कभी भी कहीं पे भी कोट कर सकते हैं। कितने परसेंट वुमेन हैं हू हैव एवर सॉरी नेवर नहीं, हू हैव एवर यूज्ड द इंटरनेट, जिन्होंने कभी किसी भी टाइम लाइफ में एक बारी तो कम से कम इंटरनेट यूज़ किया है। तो ये 63% है। पर अगर इसे आप मेल से कंपेयर करके देखोगे 85.2% ने इंटरनेट एक्सेस किया हुआ है। तो मेल्स की इंटरनेट पेनिट्रेशन ज़्यादा है कंपेयर टू फीमेल्स। ठीक है? नेक्स्ट है हाउसहोल्ड्स विद एनी यूजुअल मेंबर कवर्ड अंडर हेल्थ इंश्योरेंस फाइनेंशियल स्कीम। तो कितने परसेंट मतलब आपके ऐसे हाउसहोल्ड्स हैं जो किसी हेल्थ इंश्योरेंस या फाइनेंसिंग स्कीम के अंडर आते हैं? तो इंडिया के अंदर फाइनेंशियल पेनिट्रेशन देखो ये एक चीज़ मानी जाती है कि इंडिया के अंदर ना हेल्थ इंश्योरेंस लोग खरीदते ही बहुत कम है। बाकी भी जो पुअर हैं वो किसी और फाइनेंशियल स्कीम में भी बहुत ही कम इन्वेस्टेड हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस हो गया, कुछ भी हो गया। तो इंडिया के अंदर ये फाइनेंशियल मार्केट अभी भी डीपली पेनिट्रेटेड नहीं है। सिर्फ अभी भी देखो 25% ही लेटेस्ट फिगर 25% लोग ही किसी न किसी हेल्थ इंश्योरेंस या फाइनेंशियल स्कीम्स जुड़े हुए हैं। तो यानी कि आपकी ऑलमोस्ट थर्ड, फोर्थ आबादी किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम या फाइनेंसिंग स्कीम के अंडर आती ही नहीं है। ऐसे ही फैक्ट्स और फिगर्स को देख के आपका आयुष्मान भारत लॉन्च किया गया था। ये एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भी है जो अब गरीबों के लिए बनी है। पर ये भी ऑब्वियसली सबको नहीं सर्व कर रही, ये भी बहुत लिमिटेड पॉपुलेशन को सर्व कर रही है। तो ऑब्वियसली कोशिश है हमारी लॉन्ग टर्म में अवेयरनेस फैलाने की भी कि लोग हेल्थ इंश्योरेंस या फाइनेंसिंग स्कीम से जुड़ना शुरू करें, जिन्हें लाइफ और सडन आने वाले एक्सपेंडिचर से एक क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकती है। अब इंडिया के अंदर लिटरेसी की बात करें, देखो इंडिया के अंदर जो लिटरेसी थी, ये ब्लू वाला मेल्स है, मेल्स का फिगर है, और ये पिंक वाला आपका फीमेल फिगर है। ठीक है? अगर आप ओवरऑल ग्रोथ देखोगे सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है, उसके बाद 1951 का डेटा है, तो यहाँ से 1951 का सेंसस क्योंकि यूज़ किया ना, सेंसस 1951 में हुआ था, तो यहाँ पे जो आपकी वुमेन जिनका लिटरेसी रेट 10% से भी कम था, ठीक है, और मेल्स का जो 30% से भी कम था, 27% के करीब, वो बढ़ते बढ़ते अब ऑलमोस्ट जो मेल्स का है वो आपका 80% क्रॉस कर चुका है। ये मुझसे लाइन टेढ़ी ड्रॉ हुई है, पर ये 80% से ऊपर आएगा, 83% आएगा। ठीक है, और जो आपके फीमेल्स का है, फीमेल्स का क्रॉस करके अराउंड 64% के करीब आ गया। तो लगातार इम्प्रूवमेंट तो हुई है। दूसरी साइड पे एक और ये ग्रीन लाइन समझनी ज़रूरी है कि मेल्स और फीमेल्स में फ़र्क कितना धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। तो अगर स्टार्टिंग में देखोगे, स्टार्टिंग के सालों में 1951 और 61 के बीच में ना एक बारी फ़र्क बढ़ा था। ठीक है? कि मेल ज़्यादा जल्दी लिटरेसी हासिल कर रहे थे फीमेल्स के कंपैरिज़न में, तो ये गैप ज़्यादा बड़ा हो गया था। पर ओवर द टाइम अब ये गैप छोटा होता जा रहा है, इसी कारण ये फ़िगर नीचे को झुकी हुई है। ठीक है? तो आप ऐसे ग्राफ्स और फ़िगर्स जो है, इन्हें भी बना के यूज़ कर सकते हो, और ये आपको पेपर में डायरेक्टली ऐसे काम आ सकते हैं। ठीक है? लिटरेसी को पेपर में कभी भी मेंस का पेपर लिख रहे होगे, बहुत फेयर बनाने मत बैठ जाना। बस 2 लाइनें खींचना, यहाँ पे सेंसस ईयर लिखना, 1951, 61, सारे साल लिखे जल्द से जल्द, 0, 10, 20, ये जल्द से जल्द, क्योंकि टाइम नहीं होता पेपर में कि आराम से बैठ के स्केल से ये चीज़ बना रहे हो, ठीक है? और फिर अलग-अलग पेन से ये बना रहे हो, इतना टाइम नहीं होता। बस रफ रिप्रेजेंटेशन डाली दोनों की, ठीक है? मतलब ऑब्वियसली सही फिगर्स हों, कम से कम स्टार्टिंग और एंडिंग वाली फिगर्स एग्ज़ैक्ट हों, ठीक है? ताकि आप दिखा सको कि हाँ, ट्रेंड कैसा जा रहा है, और इनके एंड में लिख दो कि ये आपकी सॉरी ऊपर वाली आपकी मेल्स की होगी, नीचे आपकी फीमेल्स की होगी। ठीक है? तो इस तरीके से बस जल्द से जल्द पेपर में डायग्राम बनाने हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना कभी भी, ठीक है? ये मान के चलो कि आपको एक डायग्राम में कभी भी 30 से 40 सेकंड से ज़्यादा खर्च नहीं करने। तो पेन बस भागना चाहिए, ठीक है? अब इससे आगे बढ़ते हुए,
फर्टिलिटी रेट ऑफ इंडिया की बात करते हैं। देखो फर्टिलिटी रेट क्या होता है? फर्टिलिटी फर्टिलिटी रेट का ये मतलब होता है कि एक जो आपके फर्टाइल ईयर्स हम माने जाते हैं कि मतलब वो एज ग्रुप जहाँ पे एक फीमेल चाइल्ड बियर कर सकती है 15 ईयर से लेके आपकी 59 तक, ठीक है? जब वो कोई चाइल्ड बियर कर सकती हैं, मतलब ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेशन वो सारी अलग चीज़ है, मतलब फर्टिलिटी के जो ईयर्स हैं, उसके बीच में एवरेज एक वुमन को कितने बच्चे हो रहे हैं, ठीक है? तो एवरेज कर दिया जाता है कि लेट्स सपोज़ किसी फीमेल के 5 हैं, किसी के 7 हैं, तो किसी का 1 भी है, किसी के 3 हैं, किसी के 2 हैं। तो ये सारे अलग-अलग फिगर्स ये सारे टोटल कर, ठीक है? इसका एवरेज निकालोगे, एवरेज क्या आएगा? देखो 2 रेट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगला चैप्टर हमारा पॉपुलेशन का, उसके अंदर ये सारे फिगर्स और डिटेल में पढ़ेंगे। फर्टिलिटी रेट और इसके साथ में रिप्लेसमेंट रेट के बारे में, ठीक है? तो ये अगले लेक्चर में जल्दी हो जाएँगे। फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है ये ऐसे एवरेज कर दिए, ये नंबर कुछ भी आ सकता है। जैसे इंडिया का एक पॉइंट पे आपका जैसे जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 1 हुआ था, तब आपके रूरल एरिया में 3.7 भी घूम रहा था। तो यानी कि एवरेज हर रूरल वुमन को 3.7 ऑब्वियसली 0.7 कोई बच्चा नहीं होता, यानी कि किसी को आपके 4 बच्चे भी हो रहे हैं, किसी के आपके 2 भी हो रहे हैं, कहीं न कहीं रफ जो एवरेज आई वो 3.7 आ गई। तो ये बहुत ज़्यादा है। रिप्लेसमेंट रेट का मतलब होता है कि देखो आपकी ना इकोनॉमी को चलाए रखने के लिए क्या ज़रूरी होता है, कि अगर 2 एडल्ट्स आपके बुज़ुर्ग हो रहे हैं ना, उनकी रिप्लेसमेंट में 2 यंग वन्स आ रहे हों, जो आपकी कमाई करना शुरू करें। क्योंकि अगर ये इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि देखो जो बुजुर्ग होगा, सी आपकी पॉपुलेशन को आप 2 कैटेगरीज़ में बाँट सकते हो। एक है डिपेंडेंट्स और दूसरे हैं आपके जो अर्निंग मेंबर हुए। 0 से लेके 14 इयर्स का जो बच्चा है, ये एक डिपेंडेंट है। स्कूलिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, या उसके अंदर चलो ये भी मान लो स्कूल नहीं भी गया, उसके अंदर अभी इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होगी कि वो कोई बहुत इफेक्टिवली काम कर सके। तो वो डिपेंडेंट है किसी और के ऊपर रिसोर्सेज देने के लिए, ठीक है? और वैसे पैदा हुए बच्चे को तो वैसे भी काम पे क्या लगाओगे, तब भी, ठीक है? ये सारे डिपेंडेंट ये भी हो गया। इसके अलावा जो भी आपके 60 प्लस हो गए हैं, जो जिसे हम रिटायरमेंट एज कहते हैं, वो इसीलिए कहते हैं, जो 60 प्लस हो गए, उसके बाद देखो एक तो मेडिकल फैसिलिटीज़ ज़्यादा चाहिए होंगी क्योंकि वो बीमार ज़्यादा पड़ सकते हैं, उन्हें कोई भी मेडिकल इश्यू आ सकता है, ठीक है? उसके अलावा अब उन्होंने उनमें से ज़्यादातर लोग वीक होने शुरू हो गए हैं, तो ऑब्वियसली वो उतनी इफेक्टिवली कमा नहीं सकते, ठीक है? विज़न कमज़ोर हो सकती है, बैक कमज़ोर हो सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो भी अब अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज़ पे। मेन चीज़ है ये अर्निंग ग्रुप। ये लोग हैं जो आपकी सरकार के लिए टैक्सेस भर रहे हैं। यही टैक्सेस से इनके लिए स्कूल्स बन रहे हैं, मिड डे मील की योजनाएँ चल रही हैं। इनके लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ाई जा रही हैं, पार्क्स बनाए जा रहे हैं, कोई और लेज़र एक्टिविटीज़, कई बारी पेरेंट्स को अगर घर से निकाल दिया जाए तो ओल्ड एज होम्स, वो सब कुछ यही टैक्स के पैसे से बन रहा है। तो सरकार की कोशिश होती है कि देखो अगर 2 लोग बुज़ुर्ग हो रहे हैं, तो 2 लोग वर्कफ़ोर्स को एंटर भी करते रहें ताकि कमाई उतनी ही सरकार की चलती रहे। इसलिए रिप्लेसमेंट रेट माना जाता है कि अगर 2 गए हैं तो 2 आ जाएँ। तो एग्ज़ैक्ट 2 ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं होता, एवरेज जब भी निकालेंगे। इस कारण हम रिप्लेसमेंट रेट 2.1 कह देते हैं कि 2 से थोड़ा-सा ज़्यादा रेट रहे। कम हो जाएगा यानी कि 2 से कम बच्चे कर रहे हैं लोग। सरकार की कोशिश होती है 2 का एवरेज बना के रखें, इस कारण 2.1 रेट होता है। ठीक है? ये रिप्लेसमेंट रेट है। तो अगर इंडिया की आप फर्टिलिटी देखोगे, इंडिया की फर्टिलिटी लगातार डिक्लाइन पे है। अर्बन एरियाज़ में तो ये बहुत बुरी तरीके से डिक्लाइन पे है। अर्बन एरियाज़ में ये फिगर जो लेटेस्ट फिगर है ये 1.6 पे ही रह गई है। यानी कि अर्बन एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग 1 बच्चा ही कर रहे हैं और रेयरली बच्चे 2 हो रहे हैं। तभी ये नंबर 1.6 रह गया, नहीं तो अगर ज़्यादातर 2 बच्चे कर रहे होते तो 2 के आस-पास होता। ये 1.6 इसीलिए रह गए क्योंकि या तो बच्चे कर नहीं रहे हैं या अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन सिर्फ सिंगल रह गए हैं। ये एक वरीसम ट्रेंड है सरकार के लिए। देखो अभी हमारा ओवरऑल टोटल नंबर 2 पे पहुंच गया है, पर ये बहुत रैपिड डिक्लाइन पे है।
इसके कारण माना जाता है कि अगर इंडिया 2047 तक अमीर नहीं हुआ ना, हम हमेशा के लिए गरीब रह जाएंगे। क्योंकि इसके बाद हमारी, क्योंकि ओल्ड पॉपुलेशन का जो काउंट है वो अपने आप ही बढ़ता जाएगा। ज़्यादातर लोग और ज़्यादा बुजुर्ग होते जाएंगे, उनकी हेल्थ केयर का खर्चा, हर चीज़ वो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो हमारे पास एक बहुत शॉर्ट विंडो है जहाँ पे हमारी अभी ज़्यादातर पॉपुलेशन यूथ है। ज़्यादातर लोगों को अगर नौकरियाँ होंगी, ज़्यादातर लोग टैक्स भरेंगे, ज़्यादातर इंडिया की यहीं तरक्की हो सकती है। तो गोल्डन फेज चल रहा है। इसी कारण सरकार को अगर आजकल इतना देखोगे, वो तभी फॉरेन कंपनीज इतनी सारी इंडिया में लाने लगी हुई हैं कि अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लग जाएं। सैमसंग अपना यहाँ पे बनाए, आईफोन्स यहाँ पे बने, ठीक है, आपके एलजी के प्रोडक्ट यहाँ पे बने, गाड़ियाँ जितनी कंपनियां हो वो सारी यहाँ पे बनाए। क्योंकि हमारे पास इस टाइम यूथ बहुत है। हम चाहते हैं वो काम पे लगें, वो टैक्सेस भरें, वो अपना खुद का गुजारा करें, मार्केट में भी जाएंगे, जीएसटी तो भरेंगे ही भरेंगे ना। तो इस कारण वो उतना ही इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करें। वो जो गाड़ियां बनेंगी, कंपनी कमाई करेगी, वो इंटरनेशनली जब जाके बिकेंगी, कंपनी की डॉलर में कमाई होगी, तो इंडिया की भी डॉलर में कमाई होगी। तो जैसे चाइना ने तरक्की की है, हम भी चाहते हैं वैसे तरक्की। अब एनीमिक इन इंडिया देखें। अब वुमेन के एक और फैक्ट पढ़ते हैं, अनीमिक, अनीमिया के बारे। अनीमिक, अनीमिया जो है, एनीमिक हम किसे रेफर कर देते हैं, जिस भी वुमेन में आपकी आयरन की कमी हो। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इंडिया की ज़्यादातर वुमेन में आयरन की कमी है। अगर इसकी मैं स्टेट वाइज लिस्ट आपकी बनाऊं, ज़्यादातर स्टेट्स की है, सारी स्टेट्स की नहीं है। असम वन ऑफ द हाईएस्ट में फिगर आउट होता है। 19.9% वहाँ पे जो वुमेन है वो आपकी एनीमिक है, ठीक है। उसके बाद जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन एरियाज को देखोगे वैसे, ठीक है, ये एरियाज आपके ज़्यादातर हिली स्टेट्स हैं। और वहाँ पे क्योंकि एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन कम हो जाता है, इस कारण कहीं ना कहीं फिगर्स ड्रॉप होती हैं। हर हिली स्टेट में नहीं है ऑब्वियसली ये, पर इन जनरल मैं कह रहा हूँ। ये आपको फैक्ट ये कहीं पे लिखा नहीं हुआ, मैं तो जनरल एक चीज़ नोट करके अभी बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे तो और भी हिली स्टेट्स हैं, सिक्किम भी हो गया, सिक्किम में इतना नहीं है, ठीक है, मणिपुर भी हो गया, नीचे नागालैंड भी हो गया, पर वहाँ नहीं है। ऑब्वियसली मैं सिर्फ एक जनरल फैक्ट के तौर पे बता रहा था कि आप याद कर सको। असम की एक और भी प्रॉब्लम है, असम जम्मू कश्मीर की खासकर, यहाँ पे ना इस टाइम पॉपुलेशन बूम हो रहा है। जहाँ पे बाकी इंडिया में मैंने आपको बताया फर्टिलिटी रेट लगातार डिक्लाइन कर रहा है ना, असम इस टाइम, हम इस टाइम कहते हैं, इस टाइम आपकी सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर स्टेट्स हैं वो आपकी उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है, बिहार में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है पॉपुलेशन की। ये अगले लेक्चर में हम ये सारे फैक्ट्स पढ़ेंगे। असम का जो केस है ना, असम में इस टाइम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रही है। वहां पे एवरेज पहुंचा बैठा है 3.4 और ये बढ़ रहा है। यानी कि वहां पे वुमेन के ज्यादा बच्चे हो रहे हैं बाकियों के कंपैरिजन में, ठीक है। तो असम इस टाइम पॉपुलेशन बूम पे चल रहा है, जिसकी प्रॉब्लम ये आएगी कि आने वाले टाइम में असम भी एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर स्टेट बन जाएगी और वहाँ पे भी रिसोर्सेज जो हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रेच आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो सरकार वहाँ पे लगी हुई है कंट्रोल करने। सेम चीज़ जम्मू कश्मीर में भी है, जम्मू कश्मीर में पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है। तो इसी कारण प्रॉपर न्यूट्रिशन, सरकार की योजनाएं, ये सब कुछ नहीं पहुँच पाता, ठीक है। वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। अब इसके बाद बात करें वुमेन के खिलाफ सेक्सुअल वायलेंस की, ठीक है। देखो, एक बहुत बड़ा फैक्ट इंडिया के अंदर ये माना जाता है, और कोई भी जो भी जितने भी वुमेन अभी देख रही हैं इसे, तो आप अगर एक पर्सनल एक्सपीरियंस देखो, सेक्सुअल वायलेंस हमेशा फिजिकल एक्ट नहीं होता, वर्बल एक्ट भी हो सकता है, मेंटल एक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से है। इंडिया का एक फैक्ट जो रहा है कि ज्यादातर, एक सर्वे करवाया गया था वुमेन से, रैंडमली पूछा गया, तो वो सर्वे का रिजल्ट ये आया था कि इंडिया के अंदर वुमेन ने, मतलब जितने भी उस सर्वे में उन्होंने पार्ट लिया, उन्होंने ये बोला कि उनके साथ कभी ना कभी तो ईव टीजिंग हुई ही हुई है। ये कोई बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे ना हुई हो, ऑब्वियसली किसी ने कोई ना कोई कमेंट या ऐसी चीज कहीं ना कहीं पास की है। तो ये चीज, यहाँ से प्रॉब्लम्स, यहाँ से मतलब छोटे लेवल से बताता हूँ, यहाँ से प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। तो अगर
हर वुमन ये इंडिया के अंदर कह रही है कि मेरे साथ कभी ना कभी ईव टीजिंग हुई है। तो ऑब्वियसली ईव टीजिंग एक बहुत बड़ा इशू होगा। ऑलमोस्ट हमारी 50% पॉपुलेशन ये कह रही है कि हमारे साथ कभी ना कभी ईव टीजिंग हुई है। तो इश्यू अपने आप बड़ा है। इसी चीज़ को इसके बाद और ज़्यादा वायलेंस की तरफ आप देखोगे ना, तो देखो हमारे थोड़े से लॉज़ भी डिस्क्रिमिनेटरी हैं। हमारे इंडियन पीनल कोड के अंदर जो सेक्शन 375 है ना, जो मतलब आपकी रेप और ये सारी चीज़ें जितने भी उसके सेक्शन हैं, उसमें ना सेक्शन 375 में ना एक एग्ज़ेम्पशन डाली हुई है। एग्ज़ेम्पशन ये है कि अगर जो हस्बैंड है, अगर हस्बैंड और ये बहुत बारी अब आपके रिसेंट टाइम में ना सुप्रीम कोर्ट में ये कई बारी केस आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट में ये कई बारी कंट्रोवर्सी बन चुकी है कि अगर आपके हस्बैंड अपनी वाइफ का रेप कर देता है, मतलब हस्बैंड ही वाइफ का रेप कर रहा है, रेप किस चीज़ को मानेंगे? ये बार-बार आपके कोर्ट के अंदर सवाल उठे हैं कि रेप किस चीज़ को मानेंगे? तो बेसिकली कोई भी चीज़ मतलब ओरिजिनली बिना परमिशन, बिना कंसेंट के कोई भी एक्ट करना वो आपका रेप हुआ। पर हस्बैंड को एग्जेम्पशन दी हुई है। कोई भी किसी की भी जो वाइफ है जो 15 ईयर से ओल्ड है, क्योंकि ये कानून देखो ब्रिटिश के टाइम से बने हुए हैं, ठीक है? इसीलिए इसे बार-बार सुप्रीम कोर्ट में भी ये चैलेंज हुए हैं। कोई भी मतलब किसी पर्सन की जो भी वाइफ है, अगर वो फ़ोर्सफुली रिलेशन एस्टैब्लिश करता है, उसे रेप नहीं माना जाता। ये एक डिस्क्रिमिनेटरी फैक्टर बना हुआ है रेप के अंदर, एक तरह से एक सब क्लॉज़ है कि किस चीज़ को रेप नहीं माना जाएगा। तो ये अपने आप में एक इश्यू बन जाता है और काफ़ी जगहों पे आप कई बार इस चीज़ का केस भी सुनोगे कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस आया, तो अलग-अलग केसेस बनते रहते हैं इसके। ठीक है? अ, तो आज तक कितने परसेंट वुमेन जो हैं उन्हें सेक्सुअल वायलेंस फेस करनी पड़ी है? देखो सबसे बड़ा शेर ये कहाँ पे रेलेवेंट आता है? 82% जो वुमेन ने शिकायत की है ना, वो यही शिकायत की है कि उनके जो करंट हस्बैंड हैं, 82% जितनी भी सेक्सुअल वायलेंस हुई है, वो उनके अपने हस्बैंड्स ने ही कमिट की है। और वो अगर हेल्प लेने जाती हैं, इसके अंदर सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है कि 90% वुमेन उसके बाद इस चीज़ के लिए कभी कहीं पे हेल्प नहीं सीक करती। अगर उनके साथ सेक्सुअल वायलेंस हुई है, वो किसी को बताती ही नहीं है। 90% बिना रिपोर्ट किए ही चली जाती हैं। जो 10% रिपोर्ट करती भी हैं, वो अपनी उसमें से ज़्यादातर अपनी खुद की फैमिली से ही, जो उनकी जो लड़की है, जो उसका अपना फैमिली है, उसके अपने खुद के मदर और फादर थे, वो उनसे मदद माँगती है। 58.4% वो उनसे मदद माँगती हैं। ठीक है? फ्रेंड्स के साथ 24.3%, हस्बैंड की फैमिली के साथ 13.9%, पुलिस के पास अब ये देखो, पुलिस के पास ये चीज़ों का सॉल्यूशन लेने के लिए सिर्फ 4.7% जाते हैं। इनमें से भी 10% में से भी 10% का भी आगे मतलब 10% को ऐसे ना सोचो कि 4% 10 का, नहीं, 4 इस 10% का पहले तो 58% यहाँ चला गया, 24 यहाँ चला गया, 13 यहाँ चला गया, उसके बाद 4% आपके वुमेन पुलिस के पास जाती हैं। तो रिपोर्टिंग तो अपने आप पहले तो 90% तो बताती ही नहीं है। तो जितना ऑब्वियसली ये जो एक्ट्स होते हैं, कोई भी तरीके की वायलेंस होगी, कोई भी तरीके का क्राइम हो गया, वो तब तक ही बढ़ता रहता है जब तक कोई उसके बारे में बोलता नहीं है, ठीक है? तो अ, एक चीज़ अक्सर ही कई जगहों पे बोली जाती है कि आजकल क्राइम हम आप कहीं पब्लिक प्लेस पे बैठे होते हैं, आपस में भी डिस्कस कर रहे होते हैं, फैमिलीज़ में कहीं पे भी कि आजकल क्राइम बहुत बढ़ गया है। देखो क्राइम नहीं बढ़ा है, क्राइम की रिपोर्टिंग बढ़ गई है। पहले लोग किसी भी क्राइम बारे बताते नहीं थे, बताते भी थे तो कहाँ कोई रिपोर्ट हुई है तो दूसरे इंडिया के कोने में कहाँ जाके पहुँचनी है, किसी को कौन सा पता लगता था, ठीक है? जितना लोग बोलेंगे ऑब्वियसली हमें लगेगा क्राइम बढ़ गया है, पर ऑब्वियस लॉन्ग टर्म में अगर आप ट्रेंड्स देखोगे ना, क्राइम डिक्लाइन कर रहा है। उसका मेन कारण ये है कि जितने लोगों के क्राइम सामने आएँगे उतना ही पता चलेगा कि हाँ, इसके खिलाफ एक्शन क्या लेना है। रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी होती है और 90% जब रिपोर्टिंग नहीं होती ना, ये अपने आप ही एक कॉज़ बन जाता है और ज़्यादा सेक्सुअल वायलेंस का क्योंकि एनकरेजमेंट मिलती है कि पता तो है कि रिपोर्ट होना ही नहीं, ठीक है? इस कारण, ठीक है? तो इस पॉइंट को भी आप कहीं पे लिख सकते हो, इस 90% को भी, हस्बैंड को भी, ये सेक्शन 375 इंडियन पीनल कोड का आप ये भी मेंशन कर सकते हो, कभी भी रेप के बारे या वुमेन के खिलाफ जितने भी क्राइम्स हैं, उसके बारे
आप लिखना चाहो। पर ऑब्वियसली आप जो आपका खुद का लॉ है उसके बहुत अगेंस्ट नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है कि सरकार को क्रिटिसाइज करने लग जाओ हद से ज़्यादा। बैलेंस अप्रोच का ऑब्वियसली सबको पता है कि इन कानूनों को बदलने की ज़रूरत है, तो एज़ अ सजेशन पेश करो, पर सरकार के खिलाफ बहुत ज़्यादा अपने आंसर्स में नेगेटिव इमेज कभी ना प्रेज़ेंट करना। फैक्ट्स प्रेज़ेंट करो, ठीक है? डिफरेंस होता है इन दोनों चीज़ों में। फैक्ट प्रेज़ेंट करना और ये बताना कि इसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और ये कहना कि इंडिया का कुछ नहीं हो सकता, बर्बाद है सब कुछ, ऐसी वाली टोन अगर अपनाओगे, वो नहीं चलेगा काम। नेक्स्ट, कितने परसेंट वुमेन जिनकी शादी हो चुकी है, उसके बाद भी वो काम कर रही हैं? इंडिया में सिर्फ 26% हैं जो आपके एम्प्लॉयड और मैरिड वुमेन, बाकी सारी हाउसवाइफ के तौर पे ही रह गई हैं। इस कारण देखो, हाउसवाइफ होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? फाइनेंशियल फ्रीडम में। क्योंकि उन्हें अगर कुछ भी चाहिए होगा, कोई भी डिसीजन लेना है, कुछ भी लेना है, उन्हें हमेशा हस्बैंड से पूछना पड़ेगा। ठीक है? ये फाइनेंशियल फ्रीडम ये वाले सारे सेक्शन की खत्म। तो बहुत ही 26% बहुत ही छोटा नंबर है। अगर ये 40-50% तक भी हो तब भी चलो ये मान लो कि 50% काम कर रही है, 50 नहीं कर रही। पर ये नंबर अभी के लिए बहुत छोटा है, इसे और बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है? इसके बाद 53% वुमेन अर्न लेस देन देयर हस्बैंड। तो मेजॉरिटी वुमेन, 50% से ज़्यादा वुमेन वो हैं जो अपने हस्बैंड से कम कमा रही हैं। तो यानी कि मतलब चलो ऐसा भी हो सकता है अलग-अलग फील्ड जॉब कर रही हैं और अलग-अलग काम कर रही हैं। पर ऑब्वियसली जो पर्सन ज़्यादा पैसे घर पे लेके आ रहा है, कहीं न कहीं उसका डिसीजन मेकिंग में जब भी पैसे खर्चने की बात आएगी, उसका रोल अपने आप बड़ा हो जाएगा। ठीक है? इस तरीके से, ठीक है? 12.5% हस्बैंड्स का ये कहना है कि उनके पास हक है कि वो फ़ोर्स यूज़ कर सकते हैं फॉर सेक्स। तो ये भी अपने आप में देखो एक सिग्निफिकेंट फिगर है जिन्हें ये सही लगता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि फ़ोर्सफुल सेक्सुअल वायलेंस जो है, उन्हें सही लगता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। तो ये फिगर ये है। ये सारी फिगर्स आप पेपर में ऐसे यूज़ कर सकते हो, इनका रेलेवेंस इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है? नेक्स्ट है वुमेन इन जॉइंट फैमिली। देखो जॉइंट फैमिली इंडिया का एक बहुत ही ट्रेडिशनल सिस्टम है, पर जॉइंट फैमिली के कारण के अंदर क्या होता है, देखो अगर आपकी जैसे पेट्रियार्की का मतलब है हेड ऑफ द फैमिली मेल है। यहाँ पे ना हमेशा एक अ, हायरार्की बन जाएगी। कौन कितना बड़ा है, कौन किस लेवल पे आता है। ठीक है, फैमिली के अंदर सबकी एक ना जॉइंट फैमिली में प्रॉब्लम्स कहाँ आई, जॉइंट फैमिली टूटी क्यों? उसका मेन चीज़ है कि आपकी जॉइंट फैमिली में अपने आप हायरार्की आती है, ठीक है? हायरार्की। अब जब भी हायरार्की बनेगी, जब भी ऑर्डर बनेगा, ऑब्वियसली हेड ऑफ द फैमिली मेल है, तो मेल सबसे ऊपर है। तो जितने भी फैमिली के मेल्स हैं, मेल्स हमेशा ज़्यादा प्रायोरिटी पे होंगे, ठीक है? पर इसके बाद हर मेल की जो वाइफ है, वाइफ का स्टेटस क्या होगा? वाइफ का स्टेटस 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो लेट्स सपोज़ 2 भाई हैं, एक ये भाई है, एक ये भाई है। इन दोनों की ये वाइफ है, एक ये वाइफ होगी, सी वाइफ मान लेते हैं, ये डी वाइफ मान लेते हैं। हस्बैंड है ए और बी, ठीक है? ये डी और सी ये दोनों वाइफ हैं। इनमें से अब जो ज़्यादा बड़ा बेटा है उसका थोड़ा-सा ज़्यादा हक बनेगा। लेट्स सपोज़ ए वर्सेस में। दूसरा जो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल चीज़ बन जाती है, वाइफ का फैमिली में क्या स्टेटस होगा, इसका वाइफ से अपने आप से कुछ लेना-देना नहीं है। इसका सबसे बड़ा जो कारण बनता है, वो है कि उनके हस्बैंड की इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन क्या है। उनके पति कितना कमा के ला रहे हैं, फैमिली में कितना पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो पर्सन अब यहाँ पे चाहे ए बड़ा था, लेट्स सपोज़ बी ज़्यादा पैसा कंट्रीब्यूट करता है, जिसके कारण सारी फैमिली के अंदर खर्चा चल रहा है। बी ज़्यादा खर्चा करता है, उसे पता है उसके पास फाइनेंशियल पावर है, ठीक है? बाकियों को भी पता है बी के पास फाइनेंशियल पावर है। इस कारण बी की बात सबको सुननी पड़ेगी। बी की बात अगर सब सुन रहे हैं, फीमेल साइड पे सबको सी की बात सुननी पड़ेगी। तो ये फाइनेंशियल हस्बैंड की फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन
डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं जॉइंट फैमिली के अंदर कि कौन किस हायरार्की पे स्टैंड करेगा। इसी कारण जॉइंट फैमिली में यही प्रॉब्लम आती है। और जॉइंट फैमिली में रहते हुए फीमेल्स की पावर इस हद तक कम हो जाती है कि क्या खाना बनेगा, कितने परसेंट वुमेन डिसाइड कर सकती हैं कि आज क्या खाना बनेगा, सिर्फ 22% डिसाइड कर सकती हैं। बाकी सारा मेल्स डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है? अबाउट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन शी वुड लाइक टू हैव, कितने बच्चे होने चाहिए, सिर्फ 12% डिसाइड कर सकती हैं जॉइंट फैमिली के अंदर कि खुद कितने बच्चे चाहती हैं। नहीं तो जॉइंट फैमिली में ही डिसाइड होगा कि कितने बच्चे एक्चुअली होने चाहिए। ठीक है? तो इस तरीके से। उसके बाद डिसीजन के उनके बच्चे को मेडिकल केयर कैसे मिलनी चाहिए। लेट्स सपोज बच्चा बीमार हो गया, बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना चाहती है मदर, पर अगर बड़े अभी कह रहे हैं कि नहीं अभी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, वो नहीं लेके जा पाएगी। सिर्फ 25% वुमेन हेल्थ केयर फैसिलिटीज डिसाइड कर पाती हैं, बाकियों को वही करना पड़ता है जो बोला जाएगा। अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को कितना विजिट कर पाते हैं, 27%। लोकल हेल्थ सेंटर खुद कितना जा पाती हैं, 18%। ग्रोसरी स्टोर चीजें खरीदने के लिए कितना जा पाते हैं, 33%। इसमें भी 50% नहीं है। चाहे ये भी कह लो कि लेट्स वो वुमेन को किचन का ही सारा काम दिए, पर क्या सामान आएगा इसके ऊपर भी उनकी फ्रीडम नहीं है। लेबर फोर्स, अगर वो काम करना चाहे, कितनी वुमेन को काम करना अलाउड है जॉइंट फैमिली में, सिर्फ 12%। और कितनों के पास खुद के पास पैसा है, सिर्फ 11% के पास। बाकी वो अपने हस्बैंड या बड़ों के ऊपर डिपेंड करती हैं, जब उन्हें पैसा चाहिए होगा वो मांग के उन्हें लेना पड़ेगा। इसी कारण ये सबसे बड़ा फॉल्टी सिस्टम है जॉइंट फैमिलीज के अंदर, यही प्रॉब्लम आई थी। इसी कारण धीरे धीरे जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिलीज बनती जा रही हैं। ठीक है? वन ऑफ द फैक्टर ये है। ठीक है? बाकी अलग चीज़ है कि फ्रीडम बाकियों को भी कितनी मिल रही है, क्या मिल रहा है, क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, जितना वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या उतनी उन्हें रिसोर्सेज मिल रही हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। पर स्टिल ये वन ऑफ द फैक्टर फीमेल साइड पे जो है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में कहाँ प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, क्योंकि जॉइंट फैमिली में वुमेन का अपना खुद का कोई स्टेटस रहता ही नहीं है। ठीक है? मतलब कहने को मेरी बात बहुत हार्श लग रही होगी, पर मैं खुद थोड़ी कह रहा हूँ, सर्वेज कह रहे हैं ये। ठीक है? ये चीज़। अब रिलिजन की बात करें, रिलिजन के अंदर वुमेन कहाँ स्टैंड करती हैं, कास्ट सिस्टम में वुमेन कहाँ स्टैंड करती है। देखो, अगर मैं आपको ट्रेडिशनल सिस्टम्स के बारे पहले बताऊं, कास्ट सिस्टम के अंदर सारी वुमेन को हमेशा शूद्र के बराबर रखा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है? ओरिजिनली ये सिस्टम डिस्क्रिमिनेशन के साथ नहीं बने थे, पर जब डिस्क्रिमिनेशन होने लगी, पहले तो ऑब्वियसली वुमेन को भी बराबर की फ्रीडम थी, पर जब डिस्क्रिमिनेशन होने लगी, वुमेन के खिलाफ भी डिस्क्रिमिनेशन होने लगी, वुमेन को यही बोला गया कि आपका दर्जा एक शूद्र के बराबर है। ठीक है? अगर कोई वुमेन अकेले रहना चाहे, उसका स्टेटस शूद्र के बराबर होगा, नहीं तो जो उसके हस्बैंड का स्टेटस है, वही अपने आप ही वाइफ का स्टेटस हो जाएगा। तो हस्बैंड से कनेक्ट कर दिया गया। इसके अलावा रिलीजन्स बहुत जो ट्रेडिशनली जितने रिलीजन्स या कास्ट के कारण रूल बने हैं ना, वो वुमेन को अपने आप ही डिसएडवांटेज पे प्लेस करते हैं। जैसे कि प्रॉपर्टी ना देना, ये जो रूल बना हुआ है कि फादर की प्रॉपर्टी सिर्फ बेटे को ही मिल सकती है, बेटी को नहीं देनी। क्यों नहीं देनी? वो भी तो है, वो भी तो उन्हीं की ही बेटी है, बराबर बंटनी चाहिए। तो कई बार इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने, जिन्होंने भी अपील की है, वहाँ पे बराबर प्रॉपर्टियाँ बँटवाई भी हैं कि मेल और फीमेल हमेशा बेटी का भी उतना ही हक होगा, जितना बेटे का हक होगा प्रॉपर्टी पे। पर ये सारी की सारी चीज़ें आपकी इसी चीज़ के ऊपर है कि सोसाइटी इस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करती है, और ये जो ट्रेडिशनली आपके डिस्क्रिमिनेटरी फैक्टर बना है, इसका कारण आपका रिलिजन है। ठीक है? मतलब रिलिजन के थ्रू ये सारी चीज़ें। उसके बाद ट्रेडिशनली जो पर्दा सिस्टम जैसे इंडिया के अंदर आ गया था, जो बड़े-बड़े घूंघट, उसका सारा यही तो है कि वुमेन को अपने आप ही इतने पर्दा रखना, ये सब कुछ रखना तो फ्रीडम की एक तरह से रिस्ट्रिक्शन है, और ये पर्दा ये सब कुछ वही फीमेल्स को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, उन्हें बचा के रखना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ों के चलते हुए ये पर्दा सिस्टम ये सब कुछ आया। पर इसके कारण
सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी, जो वुमेन आपकी यूज़ करती हैं चूल्हा चूल्हा, ठीक है? यानी कि आपकी वुड को जला के या कोल को जला के खाना बनाती हैं, क्योंकि इसके कारण आपका स्मोक बहुत निकलता है। और किसी ने भी अगर पर्दा लिया हुआ है, ये सारा धुआं पर्दे के अंदर, घूंघट के अंदर भी इकट्ठा हो रहा होगा, यही फीमेल के लंग्स में भी जाएगा और वो अपने आप जाम होने लग जाएगी। कई जगहों पे अगर आप वुमेन को देखोगे जो आपकी फ्रीक्वेंटली चूल्हा चलाती हैं, लक्कड़ को बाल के या स्मोक मतलब लक्कड़ को या कोयले के थ्रू खाना बनाती हैं, अगर उन्हें देखोगे उन्हें अक्सर ही खाँसी आती रहती है। उसका एक बड़ा फैक्टर यही है क्योंकि उनकी लंग्स अंदर से चोक हो चुकी हैं, ठीक है? उसके बाद सोशलाइज़ेशन इनटू कस्टम एंड वैल्यू, क्या-क्या उन्हें कस्टम्स निभाने हैं, बाकी रिलिजन के थ्रू ही डॉरी जैसी प्रैक्टिसेज़ ये सब कुछ प्रमोट की गई थी, सती इसके थ्रू प्रमोट की गई थी। तो रिलिजन्स और कास्ट सिस्टम ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है वुमेन को डाउनग्रेड करने में। या अच्छे से इसमें रोल प्ले किया, डाउनग्रेड करने में रोल प्ले किया, ठीक है? उसके अलावा जो आपके मेंस्ट्रुअल रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जब आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल वुमेन को आता है, उन्हें टेम्पल्स के अंदर नहीं जाने देते, उन्हें वर्शिप में, पूजा में, किसी चीज़ में हिस्सा नहीं लेने देते, तो कहीं न कहीं अपने आप में डिस्क्रिमिनेटरी है। ऐसी चीज़ें किसी भी ऑब्वियसली ओरिजिनल वेदों में नहीं लिखी हैं, पर बाद में ऑब्वियसली ये चीज़ें रिलिजन्स का पार्ट बना दी गई, ठीक है? तो इस चीज़ से। नेक्स्ट वुमेन इन लीडरशिप रोल की अगर मैं बात करूं, देखो पॉलिटिक्स की ये सारी दुनिया का फिगर है, ये आगे जाके मैं आपको इस पूरे चार्ट बारे बाताऊंगा। आपके इस पूरी दुनिया में गोल सेट किए हुए हैं, 17 गोल्स हैं जो हमने ह्यूमन सिविलाइजेशन को एक तरह से बेटर बनाने के लिए अचीव करने हैं। उसमें से गोल नंबर 5 जेंडर इक्वालिटी के बारे है, तो उसके अंदर के कुछ फैक्ट्स थे इंटरनेशनली। कितने पोर्शन ऑफ वुमेन है, कितने प्रोपोर्शन क्या है वुमेन का जो नेशनल पार्लियामेंट्स का हिस्सा है, ठीक है? मतलब पूरी दुनिया में जितनी भी पार्लियामेंट्स हैं, कितने परसेंट वुमेन हैं? तो ये 2017 की सबसे पूरी दुनिया की ऑब्वियसली फिगर्स जो सबसे लेटेस्ट है वो 2017 की है। तो 2017 में भी सिर्फ 23.4% वुमेन ही एक्चुअली पॉलिटिक्स में है। बाकी सारी की सारी वुमेन पॉलिटिक्स में ही नहीं है। तो बहुत बड़ा फिगर आपका पॉलिटिक्स में है ही नहीं वुमेन, ठीक है? और ये पूरी दुनिया की फिगर है। दुनिया में सबसे ज़्यादा वुमेन की जो रिप्रेजेंटेशन है ना, ये एक्चुअली किसी यूरोपियन या नॉर्थ अमेरिकन कंट्री में नहीं है। आपकी अफ्रीका के अंदर एक कंट्री पड़ती है रवांडा। छोटा-सा देश है रवांडा। अफ्रीका का मैप देखोगे ना बीच में से दिखेगा, छोटा-सा देश है एक रवांडा। रवांडा की पार्लियामेंट के अंदर 66% वुमेन है। ये दुनिया की एक अनोखी एकलौती कंट्री है जहाँ पे वुमेन की रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें जिन्हें जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, अम, नॉर्वे, स्वीडन, फ़िनलैंड, ये सारी, इनके अंदर इन्हें दुनिया की सबसे हैप्पीएस्ट, सबसे ज़्यादा इक्वल कंट्रीज़ में से कंसिडर किया जाता है। पर वहाँ पे भी आपकी फिगर 30-40% नहीं क्रॉस करती। सिर्फ रवांडा एक ऐसा एग्जांपल है जहाँ पे 66% आपकी वुमेन पार्लियामेंट में। नेक्स्ट, 39% of countries worldwide have used some of form of quota system to increase women representation in politics. दुनिया में 39% कंट्रीज ऐसे भी हैं, अभी 50% भी नहीं है, सारी तो है ही नहीं, चलो ठीक है। 39% ही कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने किसी न किसी तरीके का कोई कोटा सिस्टम बनाया है। जैसे हमारे इंडिया में पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी के अंदर हम 33% रिजर्वेशन वुमेन को देते हैं, तो ऐसे और कंट्रीज भी हैं। टोटल दुनिया की 39% कंट्रीज हैं जो ऐसी रिजर्वेशन और चीजें ऑफर करती हैं, ठीक है? मैनेजमेंट की बात करूँ, लेस देन 1/3, अगर कंपनीज़ की मैनेजमेंट की बात करूँ, 1/3 जो सीनियर पोज़ीशंस हैं या मिडल मैनेजमेंट की पोज़ीशंस हैं, वो वुमेन है। यानी कि 2/3 सीनियर पोज़ीशन जितनी भी कंपनी के अंदर है ना, सारी मेल्स के पास है। फीमेल्स सिर्फ 1/3 है, ज़्यादातर सारी मेल्स के पास है, ठीक है? 47% जो बिज़नेस लीडर्स हैं, वो कहते हैं कि हम जेंडर कोटास देने में इंटरेस्टेड हैं कॉर्पोरेट में, पर ऑब्वियसली ये चीज़ें ग्राउंड में एग्ज़िस्ट नहीं करती और वो भी 50% नहीं है वर्ल्ड लीडर्स, ठीक है? तो अभी भी कई लोगों को लगता है कि नहीं ठीक ही हो रहा है। अब जिस एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे भी एक बारी बात कर लें
कि आपकी वुमेन कितनी है सिविल सर्विसेज में, ठीक है? देखो हाईएस्ट वुमेन का जो नंबर है ना वो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में है 30%, ठीक है? आईएएस जो आपकी सर्विस है उसमें सिर्फ 14% आपकी वुमेन है। फॉरेन सर्विसेज की बात करें 19% है, ठीक है? तो आपकी ओवरऑल फॉरेस्ट सर्विसेज 28%, ठीक है? करते कराते सबसे लोएस्ट इंडियन ट्रेड सर्विसेज में सिर्फ 11%। तो सबसे ज़्यादा जो हम ल्यूक्रेटिव इंडिया के अंदर चलो हम कहते हैं आईएएस 14% और फॉरेन सर्विसेज को देखें 19%। तो वुमेन की रिप्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा कम है। इसी कारण अगर आप फॉर्म्स देखोगे फॉर्म के ऊपर हमेशा एक लाइन लिखी होती है कि यूपीएससी इनकरेज करती है ज़्यादातर वुमेन की रिप्रेजेंटेशन के लिए। कई स्टेट्स ने वुमेन की सीटें रिजर्व करने के लिए भी कोटा अलग कर दिए हैं कि धीरे-धीरे हम वुमेन की रिप्रेजेंटेशन सिविल सर्विसेज के अंदर बढ़ा सकें, क्योंकि अभी वुमेन बहुत ही कम पेपर ही कम देती हैं, ऑब्वियसली सिलेक्शन तो फिर अपने आप ही कम रह जाएगी। ठीक है? अब क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात करें, वुमेन के खिलाफ जो क्राइम्स हो रहे हैं, देखो अगर रेप देखोगे आप, ओवरऑल रेप आपके 2020 में 1699 रिपोर्ट किए गए थे, 2020 में आपके 580, ठीक है? और 2021 में 833 सबसे लेटेस्ट फिगर आपकी यही है, ये 2021 के 15 जून तक की फिगर्स थी, ठीक है? तो क्राइम आपका 2020 ऑब्वियसली लॉकडाउन के साल थे, ठीक है? तो इस कारण वो कहीं न कहीं रिड्यूस्ड नंबर, मतलब 2020 से लेके 2021 तक ये जो नंबर है, ये मतलब 2019, मतलब ये 2 बारी 2020 ऐसे मत कन्फ्यूज़ है ना, 2019 से लेके 2020 तक ये, ठीक है? 2020 से लेके 2021 की सॉरी, हाँ, 2020 का यहाँ पे मतलब है 2019 की जो फिगर कंपाइल होके आई है, ठीक है? 2020 का मतलब है जो 2020 की अभी फिगर कंपाइल हो रही थी, इस कारण ये अभी स्टार लगा हुआ जब ये आपकी बनी है। और 2021 में क्योंकि ऑब्वियसली वो कंपाइल हो रही होगी, 2021 तक जितने रिपोर्ट हो गए थे उन्होंने उतने लिख दिए हैं। अभी पुरानी रिपोर्ट भी कंपाइल हो रही है और नई भी, ठीक है? तो उन दोनों का। तो बेसिकली अगर आप इसका ट्रेंड देखोगे तो पहले से क्राइम ओवरऑल चाहे कम है, पर स्टिल आपकी बहुत सारे क्राइम वुमेन के साथ हो रहे हैं, जैसे किडनैपिंग, ठीक है? जून तक आते-आते, सिर्फ जून का महीना लेटेस्ट 2021 के फिगर देखो, ठीक है? अब आधा साल भी नहीं हुआ, आधा साल हो गया। आ आधे साल के अंदर ऑलरेडी 1580 किडनैपिंग्स हो चुकी थी, ठीक है? यानी कि इससे ये बड़ी फिगर ही निकल के आएगी, थोड़ी-सी ज़्यादा बड़ी फिगर ही निकल के आएगी, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये जो क्राइम्स हैं, कई जगहों पे तो क्राइम परसिस्टेंट रह रहे हैं। क्राइम परसिस्टेंट रहने का क्या असर, मतलब क्यों परसिस्टेंट रह रहे हैं? क्योंकि आपका जो जस्टिस है, जस्टिस बहुत ही स्लो है। आसानी से इंडिया के अंदर इंसाफ नहीं मिलता, बहुत ही स्लो जस्टिस मिलता है। इसके कारण ना जो लोगों ने क्राइम करना होता है ना, उन्हें अपने आप एनकरेजमेंट ज़्यादा मिलती है। उन्हें पता है कि ये केस इतने ज़्यादा लंबे चलने हैं कि आराम से डील कर लेंगे जब आएँगे, ठीक है? कई ऐसा भी हुआ है कई लोगों को कि 30-30, 35-35 साल निकल गए, फिर जाके कहीं केस की सुनवाई हुई है। मतलब खत्म हुआ है केस 30-30, 35-35 साल के बाद, ठीक है? तो इस तरीके से आपके ये सारे के सारे केसेस के फिगर यहाँ पे इस तरीके से। तो 2020 के आप फिगर कोट कर सकते हो जो बिल्कुल कंपाइल हो चुके थे इसके अंदर। डॉरी डेथ्स 2020 में 110 हो गई थी, ठीक है? और एक चीज़ मानी जाती है कि पर मिनट क्राइम इंडिया के अंदर राइज़ पे है। इसका एक कारण तो मैंने आपको ये बताया कि देखो जितनी अवेयरनेस फैलेगी ऑब्वियसली उतनी रिपोर्टिंग होगी, तो क्राइम पहले भी हो रहे थे, अब वो ज़्यादा दिखेंगे। पर ये पॉजिटिव रिपोर्टिंग को कभी बुरा ट्रेंड नहीं कह सकते कि इसके कारण नंबर बढ़ रहा है, ठीक है? ये तब भी पॉजिटिव है कि चलो लोग आगे आ रहे हैं एटलीस्ट, ठीक है? तो किसी न किसी जो सोच रहा था कि मैं करके बच जाऊँगा, कहीं न कहीं नाम तो आ रहा है उसका। पर ओवरऑल नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो अपने आप ही एक फिगर की मतलब कंसर्न भी दिखता है कि हमें वुमेन सिक्योरिटी और इंश्योर करने की ज़रूरत है।
खास करके जब हम कहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, सारी चीज़ें हम पॉलिटी के अंदर भी पढ़ेंगे, और इन चीज़ों को आप फैक्ट के तौर पे यहाँ पे ये सारा का सारा एक बारी देख सकते हो, इससे आपको ये चीज़ अंडरस्टैंडेबल लगेगी। ठीक है, ये था ये लेक्चर, कोई भी डाउट हो पूछना।